बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये वैसे तो बूढ़े लोगों की बीमारी है, उसको वियर एंड टियर डिजीज़ भी कहते हैं, लेकिन कुछ केस में जो है लेट 40s में शुरू हो जाती है और फिर आस्ता आस्ता वो ज़्यादा बढ़ती जाती है प्रॉब्लम। और आम तौर पे लेडीज़ इसमें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल सकी कि लेडीज़ क्यों ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। बहरहाल इसमें मतलब दोनों मतलब मेल और फीमेल भी इफ़ेक्ट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लेडीज़ हमारे पास जो है इस तरह की पेशेंट्स आती हैं। अब ये है कि इसमें ये होता क्यों है, ये बताना ज़रूरी है। वो ये होता है कि जब जो बड़े जॉइंट है, स्पेशली जो नी जॉइंट हैं जिस पे बंदे का वेट होता है, या हिप जॉइंट है, वैसे तो ये पूरे बॉडी में किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये होता है कि जो प्रोसेस इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट, आपको पता ही होगा कि जॉइंट के ऊपर जो दो बड़ी जो बोन्स होती हैं, जो आपस में जब बंदा चलता है तो मूव करती हैं, तो उसमें एक तरह की फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है। तो उसकी जो मूवमेंट की जो वजह होती है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट की, बिल्कुल स्मूथ जो मूवमेंट होती है, उसकी ये रीज़न होता है कि जो हड्डी के ऊपर ना एक मटेरियल होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज ये समझ लें कि एक बड़ी स्लिपरी सरफेस है, और वो एक तरह का दो हड्डियों मतलब जो है, जब जॉइंट की जो दो हड्डियों, आप अगर जॉइंट देखें तो उसकी जो दो हड्डियाँ उसके ऊपर वो कार्टिलेज लगा होता है। तो वो कार्टिलेज एक तरह का आपका जो मूवमेंट में ना एक तरह का कुशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो वो जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है वो आस्ता आस्ता उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो जब इस कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है तो ज़ाहिर है उसकी जब वो एक जो बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट, वो उस पर फ़र्क पड़ता है, और उसमें जो है ना आपकी जो है मतलब जो है ना वो जब हड्डियाँ जो है वो आपस में टकराती हैं तो उसमें बंदे को पेन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हड्डियाँ जो जब आपके ऊपर जो एक तरह की कवरिंग लगी हुई, जो आपके कुशन हैं, जो कार्टिलेज है, वो अगर ख़राब होना शुरू हो जाता है तो उसका फिर इधर है नीचे से जो हड्डी निकल आएगी, तो हड्डियाँ जब आपस में टकराएंगी तो उसमें वो बंदे को पेन होगा और चलने में भी मुश्किल होगी, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, स्टिफनेस भी हो सकती है। तो बेसिकली ये एक तरह की जो है ना डीजेनरेटिव डिजीज़ है। मतलब जो है ना आपकी आस्ता आस्ता ये समझ लें कि एक जो सिस्टम आपकी जो है ना कार्टिलेज और जो है ना वो हड्डियों की एक तरह की कमज़ोरी होना शुरू हो गई है। अब आते हैं इनकी जो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की सिम्टम की तरफ, मतलब क्या बंदे को क्या प्रॉब्लम होती है। उसमें ये होता है कि एक तो सबसे बड़ी जो कंप्लेंट आती है कि वो पेन बंदे को हो सकता है, और जब मूवमेंट होती है तो उसमें उसके दरमियान जॉइंट जो हर्ट होता है तो ज़्यादा पेन होगा, और उसके बाद भी मूवमेंट के बाद भी पेन शुरू हो जाता है। फिर एक और कंप्लेंट आती है स्टिफनेस की, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, स्पेशली जब ज़्यादा मतलब जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, एक मतलब यानी जब बंदा रेस्ट कर रहा होता है, जब सुबह सुबह उठता है तो उसमें स्टिफनेस हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि एक और भी बीमारी होती है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें भी स्टिफनेस होती है, लेकिन उसमें स्टिफनेस प्रोलॉन्ग होती है। इंशाल्लाह अभी मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो डिफरेंसेस हैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत जल्द, तो आपको ये फ़र्क पता चल जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला, एक तो पेन होता है, फिर स्टिफनेस होती है, और फिर हम एक हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है टेंडन है। उसमें यह होता है कि आपके जो अब जब उसको थोड़ा सा प्रेशर किसी जॉइंट पे आप डालते हो तो उसमें वो दर्द महसूस होता है। फिर एक जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती उसमें, जो नॉर्मली जो जॉइंट की जो एक स्मूथनेस होती है मूवमेंट में, वो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो नहीं रहती। फिर इसमें एक और भी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका जो ज़्यादा इन्वायरमेंट होगी है तो एक सेंसेशन होती है जिसमें वो एक तरह की रगड़ फील होती है, ग्रेटिंग सेंसेशन उसमें कहते हैं, और उसमें आपकी जो है बोन की जो अंदर से साउंड मतलब क्रैकलिंग और इस तरह की जो आ सकती है। ठीक है, फिर जब ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो कुछ लोगों में जो है ना उसकी जो मतलब जो एबनॉर्मल बोन उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, और जिसको बोनी स्पर्ल्स कहते हैं, और फिर जो है ना उनकी वो मतलब वो फील हो सकती हैं जो स्पर्ल्स होते हैं। और उसमें ये, और इसके अलावा और भी ये है कि स्वेलिंग, आमतौर पे स्वेलिंग भी हो सकती है जॉइंट्स जो इन्वॉल्व में।
अब इस बीमारी में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रिस्क फैक्टर एक तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने बता दी, ओल्डर एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और वुमेन ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। और एक तीसरा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जैसा है कि मैंने पिछली, अगर आपने वीडियो मेरी देखी है ओबेसिटी के बारे में, मोटापे के बारे में, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसमें जितना ज़्यादा मतलब बंदे का एक तरह का वेट एक्स्ट्रा होता है, वो जॉइंट्स पे और वो दबाव डालता है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक ये चीज़ होती है कि अगर प्रीवियसली कोई इंजरी हो जिसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, मतलब अगर लेट से आपका कोई पहले पास्ट में कोई फ्रैक्चर हुआ है या आपकी कोई गेम्स खेलते हुए कोई ऐसी इंजरी हो गई है, तो वो अगर इवन हील भी हो गई हैं, तो उसमें जो है ना वो आपका जो है ना बाद में ये वो उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब उसमें पेन शुरू हो जाता है एट ए लेटर स्टेज। और अगर कोई जो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा बहुत जो है ना एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब फिज़िकल एक्टिविटी हैं, तो फिर रिपीटेड अगर आप उसका जॉइंट को स्ट्रेस पहुंचेगा तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई फिर बंदा कोई पहले ही शुरू में कोई बोन की डिफॉर्मिटी से मतलब जो है पैदा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा है वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और फिर कुछ और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ होगी एक, और इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसमें आयरन बंदे की ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, हीमोक्रोमेटोसिस उसको बोलते हैं, उसकी जो है उसकी भी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और ज़ाहिर है फिर जेनेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती हैं, मतलब जीन में भी ये प्रॉब्लम्स, जीन्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इसमें उसका फैमिली हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वो रोल नहीं है। अब थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपका जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब कई सालों से ज़्यादा, ये एक पुरानी बीमारी होती है क्रोनिक डिजीज जिसमें हम उसको बोलते हैं, तो उसमें यह है कि आपकी मूवमेंट्स की लिमिटेशन हो सकती है और स्टिफनेस जो है ना जॉइंट की, और पेन जो है ना आस्ता आस्ता और ज़्यादा हो सकता है कि आपका मतलब जो आपकी रूटीन, जो आपकी जो कोई काम कर रहे हैं टास्क, उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। और फिर ज़ाहिर है पेन की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और कुछ लोग बड़े डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इस वजह से। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो इसमें ये है कि हम डायग्नोस करते हैं। एक तो ज़ाहिर जैसे मैंने बताया कुछ और भी जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो उसमें डिफरेंशिएट पहले तो हम लोग करते हैं। फिर ये कि जो एक चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा एक चीज़ वो मतलब जो है कॉमन एक वो है कि वो ओल्ड एज में स्टार्ट होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना वो यंग एज में भी हो सकती है। ठीक है, अब ये कि इसमें जो फिर हम पेशेंट के एक्सरे करवाते हैं, उसमें जो है ना उसमें आमतौर पे जो वियर एंड टीयर जो बोन्स की हो रही है या उस तरह की वो चीज़ें, बोन स्पर्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और ये जॉइंट, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये आमतौर पे जो है ना किसी एक साइड पे भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड पे हो, मतलब हो सकता है लेकिन एक साइड पे होता है। और ज़्यादातर जो इसमें ये होता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें जो कमर के दर्द, कमर के जो उनकी प्रॉब्लम होती है, फिर उनके नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी काफ़ी हमारे पास आ रहे हैं, हिप का हिप की कंप्लेन होती है। फिर एक जो है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैंड्स की जो स्टिफनेस और वो जो है ना पेन की शक्ल में हमारे पास आते हैं, और उनमें कुछ ऐसी वाला इवन जो ज़्यादातर प्रोलॉन्ग केसेस है उसमें हम देख सकते हैं वो जो उनमें जो उनकी स्वेलिंग हो जाती है। कुछ हैंड्स की जो स्वेलिंग में उसका हम स्पेसिफिक नेम है, ख़ास तौर पे जो हाथ की जो जोड़ हैं, जो नाखून के करीब जोड़ हैं, जिसको हम डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट कहते हैं, उसमें जो कुछ वो स्वेलिंग सी हो जाती है, जिसको हम बर्डन नोड्स कहते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स जो है ना और तरह उनकी जो नोड्स होती हैं, वो प्रॉक्सिमल जो जॉइंट होता है, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो होता है, मतलब जो वो उसमें वो जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है, और उसको हम बूशर नोड्स कहते हैं। बूशर नोड्स जो है ना वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो सकती हैं, लेकिन जो हबर्डन नोड्स है यहाँ पे ये मैं भी बताना चाहूँगा वो स्पेसिफिक हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हम लोग इन ऐसे पेशेंट को मैनेज कैसे करते हैं। अब कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका हम तरीका बताएं कि ये बिल्कुल हो ही ना, प्रिवेंशन मतलब। तो प्रिवेंशन का जहाँ तक सवाल है उसमें यह कि ये प्रिवेंशन इसकी बड़ी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। ये
कुछ लोग जो क्लेम करते हैं जी हम ये फ़लाँ दवाई खा लें और ख़त्म हो जाएगा जोड़ पे, तो वो ऐसी जो मैं समझता हूँ उनका क्लेम ठीक नहीं है। तो उसमें जो एक दफ़ा मतलब ये समझ लें कि आपकी जो जॉइंट में चेंजेस आ गई हैं, जो हड्डियों में चेंजेस है, उनको रिवर्स करना मुश्किल है। हाँ ये है कि उनको सिम्टम्स को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ आपकी जो अगर प्रिकॉशन लें मतलब प्रिकॉशन ये ले सकते हैं ना कि आप अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें और इंजरी से बचें, और ज़्यादा जो ऐसी एक्टिविटी जिससे आप समझते हैं कि जॉइंट को ज़्यादा और तकलीफ पहुंच सकती है उससे आप परहेज करें, ठीक है। फिर इसमें जो चूँकि बड़े जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, नी जॉइंट जैसे हिप जॉइंट, उसमें हम लोग अक्सर एडवाइस करते हैं कि जो है ना आप ऐसे उस तरह की एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें जिसपे आपके जो है ना इन जॉइंट पे ज़्यादा बोझ पड़े। इंस्टेड जो मतलब जो वेट लिफ्टिंग की बजाय हम ये कहते हैं कि आप ना दूसरी किस्म की एक्सरसाइज कर लें, जिसमें आप फॉर एग्जांपल स्विमिंग होगी, साइकिलिंग होगी, जिसमें ना आपको जॉइंट का स्ट्रेन उसमें मतलब जो है ना नहीं पड़ता और वो एक तरह का ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। फिर एक हम लोग एडवाइस करते हैं कि जो है ना मॉडरेट आप एक्टिविटी रखें, मतलब आप ये समझ लें कि जो है ऑलमोस्ट 3 घंटे पर वीक, उसमें 150 मिनट्स इस तरह के जो है ना पर वीक आप जो है ना थोड़ी साइकिलिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, और थोड़ी कुछ स्ट्रेंथ जो है गेन करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपकी मसल्स को ना थोड़ा है वो एक्टिव रखें। उसमें ये इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले किया है कि जो है ना मसल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन उस तरह के जो है ना जो जॉइंट इन्वॉल्व हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालना जैसे वेट लिफ्टिंग करनी, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ऑलरेडी जॉइंट उसमें उसकी वीर एंड टीयर हो चुका है, तो उसमें और आप ज़्यादा वेट डालेंगे तो वो मुश्किल हो सकती है आपको। फिर हम ये एडवाइस करते हैं कि उसमें कि आप अगर ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले बताया कि ये फ़ैट लोगों में ज़्यादा होती है, तो वेट रिडक्शन जो है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट रिडक्शन अगर आप करेंगे, आप डाइट और मॉडरेट एक्सरसाइज से जो है वेट रिडक्शन आप करेंगे, तो इस पर आपकी काफ़ी सिम्टम कंट्रोल हो सकती हैं, और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर यह कि हम जो पेशेंट को हम उस तरह के ये बताते हैं कि अगर आपकी पेशेंट की कोई डिफॉर्मिटी बन गई है, लेट से उसकी जो सपोज पाँव में या उसमें उसकी ऐसी कोई या जो है ना उस तरह की चलने में मुश्किल हो जाती है, तो उसको हम लाठी का इस्तेमाल सजेस्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसी जो उसकी मूवमेंट, कुछ ऐसी स्पोर्ट वाली चीज़ जो उसकी मूवमेंट में हेल्प कर सकती है। यानी मेन मकसद जो इन चीज़ों का ये होता है कि आपका पोस्चर सही रहे, मतलब जो आपको बैठे हैं जहाँ पे भी, लेट से चेयर जिस पे बैठते हैं उसमें भी आपका गुड पोस्चर मेंटेन रखें, ताकि आपके जो जॉइंट इन्वॉल्व है उसमें ज़्यादा जो है ना उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट आ गई, तो ट्रीटमेंट में ये एक तो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि ये बड़ा वो लोग क्लेम करते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत बड़े फिट हो जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कुश्ते और इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं ना नीम हकीम अतरा जान। तो आप ऐसे लोगों से बात रहें, क्योंकि इसकी कोई इस तरह की ट्रीटमेंट्स वो नहीं है। सिंपल हम लोग शुरू में जो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है पैरास्टामोल वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर उससे ठीक नहीं होता पेशेंट तो फिर हम और मज़ीद पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उसमें दे सकते हैं। लेकिन यह कि इसमें कोई जो है इस तरह की जो ज़्यादा मतलब जो हैवी मेडिसिन है, स्टीरॉयड, उस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, और वो वैसे भी हम लोग इन चीज़ों को बहुत ख़िलाफ़ हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका यही मकसद है, जैसा कि आपने अगर मेरा चैनल का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, कि जो लोग ज़्यादा क्लेम करते हैं जी ये हमारे पास बड़े बड़े वो उस तरह की बड़े इवन बल्कि टीवी का भी सहारा लेते हैं कुछ लोग, उसमें टीवी के जो टीवी आ रही होती हैं कि जी हम बड़े जॉइंट में हम हमारे मास्टर हैं और ये खा लें वो खा लें, तो ये सारा ऐसा तरह का नॉनसेंस वो बात है कि उसकी इस तरीके की कोई एज सच बिल्कुल फिक्स करने वाली ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपको इस तरह से आप ये समझ लें कि इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और आपको आस्ता खुद सीखना होगा। तो मेन यही है कि इसमें मतलब एक तरह की सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मतलब नॉर्मल पेन किलर जैसे मैंने बताया पैराडोल से स्टार्ट करते हैं, फिर आस्ता आस्ता अगर नहीं ठीक होता तो ज़्यादा मतलब थोड़ी ज़्यादा जो जॉइंट पेन वाली मतलब मेडिसिन हैं जो ब्रोफेन वगैरह होगी, वोल्टरेन और इस तरह की चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं। फिर हम किसी को अगर पेशेंट में मूवमेंट में पोस्चर में डिफ़िकल्टी है तो फिर हम
उसको रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करें, और ताकि आपकी जो है ना एडिकेट आपका पोस्चर हो, मतलब जो आपकी मूवमेंट्स और उसकी जो है ना स्टिफनेस में आराम आ सके। तो इसकी मतलब यह इन समरी ये है कि इसकी कोई इस तरह की एज सच बिल्कुल कोई 100% इफेक्टिव और ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये आप क्लियरली आप जहन में रखें इसमें, क्योंकि ये मतलब जो है ना आपकी वीर एंड टीयर डिजीज़ है, तो आपको है ना उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। पर यह है कि सिम्टम्स कंट्रोल हो सकती हैं अगर आप अपना पोस्चर मेंटेन रखें, आप ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपके जॉइंट पे ज़्यादा बोझ ना डाले, तो और आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, खुराक अच्छी रखें, कैल्शियम वगैरह आपका जो है ना सही होना चाहिए आपकी खुराक में। तो ये चीज़ें इससे मतलब आपकी जो सिम्टम जो है ना इससे कंट्रोल हो सकती हैं और आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको जो है बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।